भोर की परी। एक बार जो होना चाहिए था वह हुआ, और यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो ये कहानी कभी नहीं कही जाती। एक बार एक सम्राट था, बहुत महान और शक्तिशाली, और उसने इतने बड़े साम्राज्य पर शासन किया कि कोई नहीं जानता था कि यह कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है। लेकिन अगर कोई भी उसकी संप्रभुता की सही सीमा नहीं बता सकता था, तो हर कोई जानता था कि सम्राट की दाहिनी आंख हंसती थी, जबकि उसकी बाईं आंख रोती थी। एक या दो वीर पुरुषों ने हिम्मत करके उसके पास जाकर इस अजीब तथ्य का कारण पूछा, लेकिन वह केवल हंसा और कुछ नहीं बोला, और उसकी दो आंखों के बीच घातक दुश्मनी का कारण एक रहस्य था जो केवल सम्राट को ही पता था। और इस बीच सम्राट के बेटे बड़े हो रहे थे, और ऐसे बेटे तीनों आसमान में सुबह के तारे की तरह। सबसे बड़ा पुत्र फ्लोरिया इतना लंबा और चौड़े कंधों वाला था कि राज्य का कोई भी पुरुष उसके पास नहीं जा सकता था। कोस्टन, जो दूसरे नंबर पर था, बिल्कुल अलग था। वह छोटा था और दुबला पतला था, उसके हाथ और कलाई मजबूत थी। तीसरा और सबसे छोटा बेटा पेत्रु लंबा और पतला था, लड़के से ज्यादा लड़की जैसा। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन सुबह से लेकर रात तक हंसता और गाता, गाता और हंसता रहता था। वह बहुत कम ही गंभीर होता था, लेकिन जब वह अपने माथे पर अपने बालों को सहलाने के बारे में सोचता था, तो वह एक तरीका अपनाता था जिससे वह अपने पिता की परिषद में बैठने के लिए पर्याप्त बूढ़ा दिखता था। तुम बड़े हो गए हो, फ्लोरिया, एक दिन पेत्रु ने अपने सबसे बड़े भाई से कहा। जाओ और पिताजी से पूछो कि एक आंख क्यों हंसती है और दूसरी रोती है। लेकिन फ्लोरिया नहीं गया। उसने अनुभव से सीखा था कि यह सवाल हमेशा सम्राट को क्रोधित कर देता था। इसके बाद पेत्रु कोस्टान के पास गया, लेकिन उसके साथ भी उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। ठीक है, जैसा कि बाकी सभी लोग डरते हैं, मुझे लगता है कि मुझे ये काम खुद ही करना होगा, पेत्रु ने आखिरकार कहा। ये कहते ही लड़का सीधे अपने पिता के पास गया और अपना सवाल पूछा। तुम अंधे हो जाओ, सम्राट ने क्रोध में कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। और जोर से पेत्रु के कान पके। पेत्रु अपने भाइयों के पास लौटा और उन्हें बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पिता की बाईं आंख से कम आंसू आ रहे थे और दाईं आंख से अधिक हंसी आ रही थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका मेरे प्रश्न से कोई संबंध है, उसने सोचा। मैं फिर कोशिश करूंगा। आखिर कान पर दो डिब्बे से क्या फर्क पड़ता है। इसलिए उसने दूसरी बार प्रश्न किया, और वही उत्तर मिला, लेकिन बाईं आंख कभी कभी रोती थी, जबकि दाईं आंख 10 वर्ष छोटी लगती थी। ये सच ही होना चाहिए, पेत्रु ने सोचा। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे ये सवाल पूछते रहना होगा और कान पर तब तक मुके मारने होंगे, जब तक कि दोनों आंखें एक साथ हंस न उठें। पेत्रु ने कभी भी खुद को त्यागा नहीं। पेत्रु, मेरे प्यारे बेटे, सम्राट ने चिल्लाते हुए कहा, उसकी दोनों आंखें एक साथ हंस रही थीं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में यह बात चल रही है। खैर, मैं तुम्हें रहस्य बताता हूँ। जब मैं अपने तीनों बेटों को देखता हूँ और देखता हूँ कि तुम सभी कितने मजबूत और सुंदर हो, तो मेरी दाहिनी आंख हंसती है और दूसरी आंख रोती है, क्योंकि मुझे डर है कि मेरे मरने के बाद तुम साम्राज्य को एक साथ नहीं रख पाओगे और इसे इसके दुश्मनों से नहीं बचा पाओगे। लेकिन अगर तुम मेरी आंखों को धोने के लिए भोर की परी के झरने से पानी ला सको, तो वे हमेशा हंसती रहेंगी, क्योंकि मैं जान जाऊंगा कि मेरे बेटे किसी भी दुश्मन पर विजय पाने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं। सम्राट ने ऐसा कहा और पेत्रु ने अपनी टोपी उठाई और अपने भाइयों को खोजने चला गया। तीनों युवकों ने आपस में सलाह मशविरा किया और इस विषय पर अच्छी तरह से चर्चा की, जैसा कि भाइयों को करना चाहिए। और इसका अंत ये हुआ कि फ्लोरिया, जो सबसे बड़ी थी, अस्तबल में गई, वहां मौजूद सबसे अच्छा और सुंदर घोड़ा चुना, उस पर काठी लगाई और दरबार से विदा ली। मैं अभी चल रहा हूँ, उसने अपने भाइयों से कहा, और यदि 1 वर्ष, 1 माह, 1 सप्ताह और 1 दिन के बाद भी मैं भोर की परी के झरने से पानी लेकर नहीं लौटा, तो बेहतर होगा कि तुम, कोस्टन, मेरे पीछे आओ। इतना कहकर वह महल के एक कोने में जाकर गायब हो गया। 3 दिन और 3 रातों तक उसने लगाम नहीं खींची।
एक आत्मा की तरह घोड़ा पहाड़ों और घाटियों पर उड़ता रहा जब तक कि वह साम्राज्य की सीमाओं पर नहीं पहुंच गया। यहाँ एक गहरी गहरी खाई थी जो पूरे रास्ते में उसे घेरे हुए थी, और केवल एक ही पुल था जिसके द्वारा खाई को पार किया जा सकता था। फ्लोरिया तुरंत पुल की ओर बढ़ा और वहां एक बार फिर अपने चारों ओर देखने के लिए रुका, अपने मूल देश से विदा लेने के लिए। फिर वह मुड़ा, लेकिन उसके सामने एक अजगर खड़ा था। ओह! ऐसा अजगर, 3 सिर और 3 भयानक चेहरों वाला एक अजगर, सभी के मुंह खुले हुए थे, एक जबड़ा स्वर्ग की ओर और दूसरा धरती की ओर। इस भयानक दृश्य को देखकर फ्लोरिया ने युद्ध करने का इंतजार नहीं किया। उसने अपने घोड़े की नसें लगाईं और भाग निकला, जहां उसे न तो पता था और न ही परवाह थी। ड्रैगन ने गहरी सांस ली और अपने पीछे कोई निशान छोड़े बिना गायब हो गया। 1 सप्ताह बीत गया, फ्लोरिया घर वापस नहीं लौटा। 2 सप्ताह बीत गए और उसका कुछ पता नहीं चला। 1 महीने के बाद कोस्टन अस्तबल में घूमने लगा और अपने लिए घोड़ा ढूंढने लगा। और जैसे ही साल, महीना, सप्ताह और दिन खत्म हुए, कोस्टन अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपने सबसे छोटे भाई से विदा हुआ। अगर मैं असफल हो जाऊं, तो तुम आ जाना, उसने कहा, और फ्लोरिया जिस रास्ते से गई थी, उसी रास्ते पर चल पड़ा। पुल पर मौजूद ड्रैगन पहले से भी अधिक डरावना हो गया था और उसके 3 सिर पहले से भी अधिक भयानक थे, और युवा नायक अपने भाई की तुलना में और भी अधिक तेजी से भाग गया। न तो उसके बारे में और न ही फ्लोरिया के बारे में कुछ सुना गया, और पेत्रू अकेला रह गया। मुझे अपने भाइयों के पीछे जाना होगा, पेत्रू ने एक दिन अपने पिता से कहा। तो जाओ, उसके पिता ने कहा, और तुम्हें उनसे बेहतर किस्मत मिले, और उन्होंने पेत्रू को विदा किया, जो सीधे राज्य की सीमा पर चला गया। पुल पर जो ड्रैगन था वह फ्लोरिया और कोस्टन द्वारा देखे गए ड्रैगन से भी अधिक भयानक था, क्योंकि उसके 3 के बजाय 7 सिर थे। पेत्रू ने जब इस भयानक जीव को देखा तो वह एक पल के लिए रुक गया। फिर उसे अपनी आवाज मिल गई। रास्ते से हट जाओ, वह चिल्लाया। रास्ते से हट जाओ, उसने फिर दोहराया, क्योंकि ड्रैगन ने कोई हरकत नहीं की। रास्ते से हट जाओ, और इस आखिरी आह्वान के साथ उसने अपनी तलवार खींची और उस पर टूट पड़ा। एक पल में आसमान उसके चारों ओर अंधेरा हो गया और वह आग से घिर गया, उसके दाहिनी ओर आग, उसके बाईं ओर आग, उसके सामने आग, उसके पीछे आग। वो जिस ओर भी देखता, आग के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि ड्रैगन के 7 सिर आग उगल रहे थे। ये भयानक दृश्य देखकर घोड़ा हिनहिनाने लगा और पीछे हट गया, और पेत्रू अपनी तैयार तलवार का उपयोग नहीं कर सका। चुप रहो, ऐसा नहीं चलेगा, उसने कहा, जल्दी से घोड़े से उतरते हुए, लेकिन उसने अपने बाएं हाथ में लगाम मजबूती से पकड़ी हुई थी और अपने दाहिने हाथ में तलवार थाम रखी थी। लेकिन फिर भी उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उसे आग और धुएं के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसमें कोई मदद नहीं है, मुझे वापस जाकर एक बेहतर घोड़ा खरीदना होगा, उसने कहा और फिर से घोड़े पर सवार होकर घर की ओर चल पड़ा। महल के द्वार पर उसकी नाज, बूढ़ी बिरशा, उत्सुकता से उसका इंतजार कर रही थी। आह पेत्रू, मेरे बेटे, मुझे पता था कि तुम्हें वापस आना होगा, वह रो पड़ी। तुमने मामले को ठीक से नहीं निपटाया। मुझे ये कैसे करना चाहिए था? पेत्रू ने आधे गुस्से और आधे दुख से पूछा। देखो, मेरे बेटे, बूढ़े बिरशा ने उत्तर दिया, तुम कभी भी भोर की परी के झरने तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम उस घोड़े पर सवार न हो जिस पर तुम्हारे पिता, सम्राट, अपनी युवावस्था में सवार हुए थे। जाओ और पूछो कि वह कहाँ मिलेगा, और फिर उस पर सवार होकर अपने साथ चले जाओ। पेत्रू ने उसकी सलाह के लिए उसे हार्दिक धन्यवाद दिया और तुरंत घोड़े के बारे में पूछताछ करने चला गया। मेरी आंखों की रोशनी से जब पेत्रू ने अपना प्रश्न पूछा तो सम्राट ने कहा, तुम्हें इस बारे में किसने बताया? यह उस बूढ़ी चुड़ैल बिरशा ने ही बताया होगा। क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो? मुझे जवान हुए 50 साल बीत चुके हैं, और कौन जानता है कि मेरे घोड़े की हड्डियां कहाँ सड़ रही होंगी, या उसकी लगाम का कोई टुकड़ा अभी भी उसके खलिहान में पड़ा होगा। मैं उसके बारे में बहुत पहले ही सब कुछ भूल चुका हूँ। पेत्रू गुस्से में मुंह फेरकर अपनी पुरानी नज़ के पास चला गया। निराश मत हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मामला ऐसा ही है तो सब ठीक हो जाएगा।
जाओ और लगाम का टुकड़ा ले आओ, मैं जल्दी ही जान जाऊंगी कि क्या करना है। जगह काठी, लगाम और चमड़े के टुकड़ों से भरी हुई थी। पेतरू ने सबसे पुरानी, सबसे काली और सबसे सड़ी हुई लगाम चुनी और उन्हें बूढ़ी औरत के पास ले आया, जिसने उन पर कुछ बुदबुदाया और उन पर धूप छिड़की और उन्हें युवक के सामने बढ़ा दिया। उसने कहा, लगाम ले लो और उन्हें घर के खंभों पर जोर से मारो। पेतरू ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था, और जैसे ही लगाम खंभों को छू पाई, कुछ ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता कि कैसे, जिससे पेतरू आश्चर्य से देखने लगा। उसके सामने एक घोड़ा खड़ा था, एक ऐसा घोड़ा जिसकी खूबसूरती के बराबर दुनिया ने कभी नहीं देखा था। उस पर सोने और कीमती पत्थरों की काठी थी और ऐसी चमकदार लगाम थी कि आप शायद ही उसे देखने की हिम्मत कर सके, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी दृष्टि खो दें। एक शानदार घोड़ा, एक शानदार काठी और एक शानदार लगाम, सब कुछ शानदार युवा राजकुमार के लिए तैयार। बूढ़ी औरत ने कहा, भूरे घोड़े की पीठ पर कूद जाओ, और वह घूमकर घर में चली गई। जिस क्षण पेतरू घोड़े पर बैठा, उसने महसूस किया कि उसकी भुजा पहले से 3 गुना अधिक मजबूत हो गई है, तथा उसका हृदय भी अधिक साहसी हो गया है। भूरे घोड़े ने कहा, महोदय, काठी पर मजबूती से बैठिए, क्योंकि हमें अभी बहुत दूर जाना है और बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। और पेतरू को जल्द ही समझ आ गया कि वे ऐसी सवारी कर रहे थे जैसी पहले कभी किसी आदमी और घोड़े ने नहीं की थी। पुल पर एक अजगर खड़ा था, लेकिन वह अजगर नहीं था जिससे वह लड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस अजगर के 12 सिर थे, जिनमें से प्रत्येक दूसरे से ज्यादा भयानक था और उससे ज्यादा भयानक लपटें निकल रही थीं। लेकिन भले ही वह भयानक था, लेकिन उसे अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। पेतरू ने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली ताकि उसकी बाहें आज़ाद हो सकें। रास्ते से हट जाओ। जब उसने ऐसा किया तो उसने कहा, लेकिन ड्रैगन के सिर से और भी आग और धुआं निकल रहा था। पेतरू ने बिना कुछ कहे अपनी तलवार खींच ली और पुल पर कूदने के लिए तैयार हो गया। एक क्षण रुको, सावधान रहो मेरे स्वामी, घोड़े ने कहा, और जो मैं तुम्हें बताऊं उसे पूरा करना सुनिश्चित करो। मेरे शरीर में अपनी टांगें गड़ा दो, अपनी तलवार निकालो और खुद को तैयार रखो, क्योंकि हमें पुल और ड्रैगन दोनों को पार करना होगा। जब तुम देखो कि हम ड्रैगन के ठीक ऊपर हैं, तो उसका सबसे बड़ा सिर काट दो, तलवार से खून पोंछ दो और फिर से धरती पर उतरने से पहले उसे साफ करके म्यान में रख दो। इसलिए पेतरू ने अपने घोड़े के स्कंधों को दबाया, तलवार निकाली, घोड़े का सिर काट दिया, खून पोंछा और घोड़े के खुरों के दोबारा जमीन पर पड़ने से पहले ही तलवार को म्यान में रख दिया। और इस तरह वे पुल पार कर गए। लेकिन हमें अभी और आगे जाना है, पेतरू ने अपनी जन्मभूमि पर एक विदाई नजर डालने के बाद कहा। हाँ, आगे बढ़ो, घोड़े ने उत्तर दिया, लेकिन आपको मुझे ये बताना होगा, महाराज, आप किस गति से जाना चाहते हैं? हवा की तरह, विचार की तरह, इच्छा की तरह, या अभिशाप की तरह? पेतरू ने अपने चारों ओर देखा, ऊपर आसमान की ओर और फिर नीचे धरती की ओर। उसके सामने रेगिस्तान फैला हुआ था, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हम अलग अलग गति से चलेंगे, न इतनी तेज कि थक जाएं और न इतनी धीमी कि समय बर्बाद हो। और इस तरह वे आगे बढ़ते रहे, एक दिन हवा की तरह, दूसरे दिन विचार की तरह, तीसरे और चौथे दिन इच्छा की तरह और अभिशाप की तरह, जब तक वे रेगिस्तान की सीमा तक नहीं पहुंच गए। अब चलो, ताकि मैं इधर उधर देख सकूं और वो देख सकूं जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, पेतरू ने कहा, अपनी आंखें मलते हुए जैसे कोई नींद से जागा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ ऐसा अजीब देख रहा हो जो ऐसा लगे कि। पेतरू के सामने तांबे से बना एक जंगल था, जिसमें तांबे के पेड़ और तांबे की पत्तियां थीं, और तांबे की ही झाड़ियां और फूल भी थे। पेतरू खड़ा होकर उसी तरह देखता रहा जैसे कोई व्यक्ति तब देखता है जब वो कोई ऐसी चीज देखता है जिसे उसने कभी न देखा हो और जिसके बारे में उसने कभी न सुना हो। फिर वह जंगल में चला गया। रास्ते के दोनों ओर फूलों की कतारें पेतरू की प्रशंसा करने लगी और उसे मनाने की कोशिश करने लगी कि वो उनमें से कुछ चुनकर खुद के लिए एक माला बनाए। उनमें से एक ने कहा, मुझे ले लो, क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ और जो कोई मुझे तोड़ेगा, मैं उसे शक्ति दे सकूंगी।
नहीं, मुझे ले जाओ, क्योंकि जो कोई भी मुझे अपनी टोपी में पहनेगा, उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला प्यार करेगी। दूसरे ने विनती की, और फिर एक के बाद एक हरकतें शुरू हुईं, जिनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक आकर्षक थी। सभी ने मधुर मधुर आवाज में वादा किया, पेत्रु को अद्भुत चीजें, यदि वह उन्हें चुन ले। पेत्रु उनके समझाने पर अड़ा हुआ था, और जैसे ही वो एक घोड़ा चुनने के लिए झुका, तभी घोड़ा एक और उछल गया। तुम स्थिर क्यों नहीं रहते? पेत्रु ने कठोरता से पूछा। घोड़े ने उत्तर दिया, फूल मत तोड़ो, ये तुम्हारे लिए दुर्भाग्य लाएगा। उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? ये फूल अभिशाप के अधीन हैं। जो कोई भी इन्हें तोड़ेगा उसे वेल्वा से लड़ना होगा, एक जंगल का। वेल्वा किस प्रकार का भूत है? अरे, मुझे चैन से रहने दो। पर सुनो, फूलों को जितना चाहो देखो, पर एक भी मत तोड़ना। और घोड़ा धीरे धीरे चलता रहा। पेत्रु को अनुभव से पता था कि घोड़े की सलाह पर ध्यान देना उसके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए उसने बहुत प्रयास किया और अपना ध्यान फूलों से हटा लिया। लेकिन व्यर्थ। अगर किसी व्यक्ति का भाग्य बदकिस्मत होना लिखा है, तो वह बदकिस्मत ही रहेगा, चाहे वह कुछ भी करे। फूल उससे विनती करते रहे और उसका हृदय दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। जो होना चाहिए, वह होगा, पेत्रु ने आखिरकार कहा। किसी भी हालत में मैं जंगल की वेल्वा को देखूंगा, वह कैसी है, और मुझे उससे किस तरह से लड़ना चाहिए। अगर वह मेरी मौत का कारण बनती है, तो ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन अगर नहीं, तो मैं उसे हरा दूंगा, भले ही वह 1200 वेल्वा क्यों ना हो। और एक बार फिर वह फूल इकट्ठा करने के लिए नीचे झुका। घोड़े ने दुखी होकर कहा, तुमने बहुत गलत किया है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वेल्वा यही है। अभी उसने बोलना समाप्त ही किया था, पेत्रु ने अपनी माला घुमाई ही थी कि अचानक चारों ओर से एक हल्की हवा चलने लगी। हवा के झोंके से एक तूफानी हवा आई, और तूफानी हवा इतनी तेज हो गई कि चारों ओर सब कुछ अंधकार में डूब गया, और अंधकार ने उन्हें एक मोटे लबादे की तरह ढक लिया, जबकि धरती उनके पैरों के नीचे हिलने लगी। क्या तुम डर गए हो? घोड़े ने अपनी अयाल हिलाते हुए पूछा। अभी नहीं, पेत्रु ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हालांकि उसकी पीठ पर ठंडी कपकपी दौड़ रही थी। जो होना है, वह होकर रहेगा, चाहे जो भी हो। घोड़े ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी गर्दन से लगाम निकालो और उससे वेल्वा को पकड़ने की कोशिश करो। शब्द अभी बोले ही नहीं थे, और पेत्रु को लगाम खोलने का भी समय नहीं मिला था, जब वेल्वा स्वयं उसके सामने आ खड़ी हुई, और पेत्रु उसे देखना भी सहन नहीं कर सका, वह इतनी भयानक थी। उसके पास वास्तव में सिर नहीं था, फिर भी वह बिना सिर के भी नहीं थी। वह हवा में नहीं उड़ती थी, लेकिन नहीं वह धरती पर चलती थी। उसके पास घोड़े जैसा अयाल था, हिरन जैसे सींग, भालू जैसा चेहरा, पोलकेट जैसी आंखें, जबकि उसके शरीर में इन दोनों का कुछ न कुछ था। और वह वेल्वा थी। पेत्रु ने अपने आप को अपनी रकाब में मजबूती से जकड़ लिया, और अपनी तलवार से उसे घेरने लगा, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। एक दिन और एक रात बीत गई, और लड़ाई अभी भी अनिर्णीत थी, लेकिन अंततः वेल्वा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। चलो थोड़ा इंतजार करें और आराम करें, उसने हौंफते हुए कहा। पेत्रु रुक गया और अपनी तलवार नीचे कर ली। घोड़े ने कहा, तुम्हें एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए, और पेत्रु ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की, और पहले से भी अधिक जोर से उस पर हमला किया। वेल्वा ने घोड़े की तरह हिनहिनाया और भेड़िए की तरह चीख मारी और खुद को फिर से पेत्रु पर फेंक दिया। एक और दिन और रात के लिए लड़ाई पहले से भी ज्यादा भयंकर रूप से भड़की, और पेत्रु इतना थक गया कि वह मुश्किल से अपना हाथ हिला पा रहा था। आइए हम थोड़ा रुकें और आराम करें, वेल्वा ने दूसरी बार चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप भी मेरी तरह थके हुए हैं। घोड़े ने कहा, तुम्हें एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। और पेत्रु लड़ता रहा, हालांकि उसके पास अपनी बाँह हिलाने की भी ताकत नहीं थी। लेकिन वेल्वा ने उस पर हमला करना बंद कर दिया था, और सावधानी से वार करना शुरू कर दिया था, जैसे कि अब उसके पास वार करने की ताकत नहीं थी। और तीसरे दिन भी वे लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही सुबह का आसमान लाल होने लगा, पेत्रु किसी तरह से कामयाब हो गया। मैं नहीं बता सकता, थके हुए वेल्वा के सिर पर लगाम डालने में।
एक पल में वेलवा से एक घोड़ा निकला, दुनिया का सबसे खूबसूरत घोड़ा। तुम्हारा जीवन मधुर हो, क्योंकि तुमने मुझे मेरे जादू से मुक्त कर दिया है, उसने कहा और अपने भाई की नाक से अपनी नाक रगड़ने लगा। और उसने पेत्रु को अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे वह कई सालों से जादू के प्रभाव में था। इसलिए पेत्रु ने वेलवा को अपने घोड़े पर बांधा और आगे बढ़ गया। वह कहाँ गया यह मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वह तेजी से आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह तांबे की लकड़ी से बाहर नहीं निकल गया। चुप रहो और मुझे इधर उधर देखने दो और वह देखने दो जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, पेत्रु ने फिर से अपने घोड़े से कहा। क्योंकि उसके सामने एक जंगल फैला हुआ था जो कहीं ज्यादा अद्भुत था, क्योंकि वह चमकते पेड़ों और चमकते फूलों से बना था। ये चांदी का जंगल था। पहले की तरह फूल युवक से उन्हें इकट्ठा करने की विनती करने लगे। इन्हें मत तोड़ो, वेलवा ने उसके बगल में चलते हुए चेतावनी दी, क्योंकि मेरा भाई मुझसे 7 गुना अधिक शक्तिशाली है। लेकिन यद्यपि पेत्रु अनुभव से जानता था कि इसका क्या अर्थ है, फिर भी इसका कोई फायदा नहीं था और एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उसने फूलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने लिए एक माला बनानी शुरू कर दी। फिर तूफानी हवा और तेज हो गई, धरती और भी जोर से कांप उठी और रात पहले से ज्यादा गहरी हो गई और चांदी के जंगल का वेलवा दूसरे वेलवा से 7 गुना तेजी से आगे बढ़ा। 3 दिन और 3 रात तक वे लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार पेत्रु ने दूसरे वेलवा के सिर पर लगाम डाल दी। तुम्हारा जीवन मधुर हो, क्योंकि तुमने मुझे मोह से मुक्त कर दिया है, दूसरे वेलवा ने कहा, और वे सभी पहले की तरह यात्रा पर चले गए। लेकिन जल्द ही वे एक सुनहरे जंगल में पहुंच गए जो अन्य 2 से कहीं ज्यादा सुंदर था, और फिर से पेत्रु के साथियों ने उससे विनती की कि वह जल्दी से वहां से निकल जाए और फूलों को अकेला छोड़ दे। लेकिन पेत्रु ने उनकी सारी बातें अनसुनी कर दी और अपना सुनहरा मुकुट बुनने से पहले ही उसे लगा कि कोई भयानक चीज, जिसे वह देख नहीं सकता था, धरती से निकलकर उसके पास आ रही है। उसने अपनी तलवार खींची और खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। मैं मर जाऊंगा, वह चिल्लाया, या फिर वह मेरे लगाम को अपने सिर पर रख लेगा। उसने मुश्किल से ये शब्द कहे थे कि एक घना कोहरा उसके चारों ओर छा गया, और यह इतना घना था कि वह अपना हाथ भी नहीं देख पा रहा था, न ही अपनी आवाज सुन पा रहा था। एक दिन और एक रात तक वह अपनी तलवार से लड़ता रहा, एक बार भी अपने दुश्मन को नहीं देखा। फिर अचानक कोहरा हल्का होने लगा। दूसरे दिन की सुबह तक ये पूरी तरह से गायब हो गया था और सूरज आसमान में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि पेत्रु का फिर से जन्म हुआ है। और वेलवा, वह गायब हो गई थी। घोड़े ने कहा, अब बेहतर होगा कि तुम सांस ले लो, क्योंकि लड़ाई फिर से शुरू करनी होगी। वह क्या था? पेत्रु ने पूछा। ये वेलवा थी, घोड़े ने उत्तर दिया, कोहरे में बदल गई। सुनो, वह आ रही है। और पेत्रु ने मुश्किल से एक लंबी सांस ली थी कि उसे लगा कि कोई चीज बगल से आ रही है, हालांकि वह नहीं बता सकता था कि वह क्या कर रही है। एक नदी, फिर भी नदी नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह धरती पर नहीं बह रही है, बल्कि जहां चाहे वहां जा रही है और अपने मार्ग का कोई निशान नहीं छोड़ रही है। हाय मुझ पर! अंत में भयभीत होकर पेत्रु चिल्लाया। भूरे घोड़े ने कहा, सावधान रहो और कभी भी स्थिर मत रहो, और इससे अधिक वह कुछ नहीं कह सका, क्योंकि पानी उसका दम घोंट रहा था। युद्ध फिर से शुरू हुआ। एक दिन और एक रात तक पेत्रु लड़ता रहा, बिना ये जाने कि उसने किस पर या किस पर वार किया है। दूसरे दिन भोर में उसे लगा कि उसके दोनों पैर लंगड़े हो गए हैं। अब मैं खत्म हो गया, उसने सोचा, और उसकी हताशा में उसके वार और भी तेज हो गए। और सूरज निकल आया और पानी गायब हो गया, उसे पता ही नहीं चला कि कैसे और कब। घोड़े ने कहा, सांस लीजिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए समय नहीं है। वेलवा थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। पेत्रु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस यही सोचता रहा कि वो इतना थका हुआ कैसे लड़ाई जारी रख पाएगा। लेकिन वह अपनी काठी पर बैठ गया, अपनी तलवार थाम ली और इंतजार करने लगा। और फिर उसे कुछ सूझा जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। शायद अपने सपनों में एक आदमी एक प्राणी को देख सकता है जिसके पास वह है जो उसके पास नहीं है, और वह नहीं है जो उसके पास है। कम से कम
वेलवा पेतरू को ऐसी ही लगी। वो अपने पैरों से उड़ती थी और अपने पंखों से चलती थी। उसका सिर उसकी पीठ में था और उसकी पूंछ उसके शरीर के ऊपर थी। उसकी आंखें उसकी गर्दन में थीं और उसकी गर्दन उसके माथे में थी। और मैं उसे और कैसे वर्णित करूं, मुझे नहीं पता। पेतरू को एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे वह भय के वस्त्र में लिपटा हुआ है। फिर उसने अपने आप को झकझोरा, हिम्मत जुटाई और ऐसे लड़ा जैसे उसने पहले कभी नहीं लड़ा था। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उसकी ताकत कम होती गई और जब अंधेरा छाने लगा तो वह मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाता था। आधी रात तक उसे पता चल गया कि वह अब अपने घोड़े पर नहीं है, बल्कि जमीन पर खड़ा है। हालांकि वह ये नहीं बता सकता था कि वह वहां कैसे पहुंचा। जब सुबह की धूसर रोशनी आई तो वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया था, बल्कि अब अपने घुटनों के बल पर लड़ रहा था। एक बार और संघर्ष करो, अब ये लगभग खत्म हो गया है, घोड़े ने कहा, ये देखकर कि पेतरू की ताकत तेजी से कम हो रही थी। पेतरू ने अपने दस्ताने से माथे का पसीना पोंछा और हताश होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। घोड़े ने कहा, वेलवा के मुंह पर लगाम मारो, और पेतरू ने ऐसा ही किया। वेलवा ने इतनी जोर से हिनहिनाया कि पेतरू को लगा कि वह जीवन भर के लिए बहरा हो जाएगा। और फिर, हालांकि वह भी लगभग थक चुकी थी, उसने अपने शत्रु पर छलांग लगा दी। लेकिन पेतरू सतर्क था और उसने उसके सिर पर लगाम डाल दी और वह तेजी से आगे बढ़ी। और जब दिन निकला तो उसके बगल में 3 घोड़े दौड़ रहे थे। वेलवा ने कहा, तुम्हारी पत्नी सबसे सुंदर स्त्रियों में से हो, क्योंकि तुमने मुझे मेरे मोह से मुक्त कर दिया है। इसलिए चारों घोड़े तेजी से दौड़ने लगे और रात होते होते वे सुनहरे जंगल की सीमा पर पहुंच गए। तब पेतरू ने उन मुकुटों के बारे में सोचना शुरू किया जो उसने पहने थे और उन पर उसे कितना खर्च करना पड़ा था। आखिर इतने सारे मुकुटों से मुझे क्या लेना देना, मैं सबसे अच्छा मुकुट ही रखूंगा, उसने खुद से कहा। और सबसे पहले तांबे का मुकुट और फिर चांदी का मुकुट उतारकर फेंक दिया। रुको, घोड़े ने चिल्लाते हुए कहा, इन्हें फेंको मत, शायद हमें ये काम आ जाए। नीचे उतरो और इन्हें उठाओ। इसलिए पेतरू नीचे उतरा और उन्हें उठा लिया और वे सब आगे बढ़ गए। शाम को जब सूरज ढलने लगा था और मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया था, तब पीटर ने अपने सामने एक विस्तृत हीथ जंगल फैला हुआ देखा। उसी क्षण घोड़ा भी स्थिर हो गया। क्या बात है? पेतरू ने पूछा। घोड़े ने उत्तर दिया, मुझे डर है कि हमारे साथ कुछ बुरा घटित होगा। लेकिन ऐसा क्यों होना चाहिए? हम देवी मिठवोच के राज्य में प्रवेश करने जा रहे हैं, और हम जितना आगे बढ़ेंगे उतनी ही ठंड बढ़ती जाएगी। लेकिन रास्ते में जगह जगह बड़ी बड़ी आग जल रही है और मुझे डर है कि कहीं तुम रुककर आग से अपने आप को गर्म न कर लो। और मैं खुद को गर्म क्यों न करूं? घोड़े ने उदास होकर उत्तर दिया, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ कुछ भयानक घटित होगा। ठीक है, आगे बढ़ो, पेतरू ने हल्के से कहा, और अगर मुझे ठंड सहनी पड़े तो मुझे सहन करना होगा। मिठवोच के राज्य में हर कदम के साथ हवा और भी ठंडी और बर्फीली होती गई, यहाँ तक कि उनकी हड्डियों की मज्जा भी जम गई। लेकिन पेतरू कायर नहीं था। उसने जो लड़ाई लड़ी थी उसने उसकी सहन शक्ति को मजबूत किया था और उसने बहादुरी से परीक्षा का सामना किया। सड़क के दोनों ओर बड़ी बड़ी आग जल रही थी, जिसके पास लोग खड़े थे, जो पेतरू के पास से गुजरते समय उससे प्यार से बात कर रहे थे और उसे अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। उसकी सांसें मुंह में जम गई थीं, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस अपने घोड़े को तेज गति से आगे बढ़ने का आदेश दिया। पेतरू ने कितनी देर तक चुपचाप ठंड से लड़ाई लड़ी होगी, यह कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हर कोई जानता है कि मिठवोच के राज्य को एक दिन में पार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वह संघर्ष करता रहा। हालांकि चारों ओर जमी हुई चट्टानें फट रही थीं और यद्यपि उसके दांत किटकिटा रहे थे और यहाँ तक कि उसकी पलकें भी जम गई थीं। अंततः वे मिठवोच के घर पहुंचे और अपने घोड़े से कूदकर पेतरू ने घोड़े की गर्दन पर लगाम डाली और झोपड़ी में प्रवेश किया। शुभ दिन, छोटी माँ, उसने कहा। बहुत अच्छा, धन्यवाद मेरे जमे हुए दोस्त। पेतरू हंसा और उसके बोलने का इंतजार करने लगा। तुमने बहुत बहादुरी से काम लिया है, देवी ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा।
अब तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। और उसने एक लोहे का संदूक खोला, जिसमें से उसने एक छोटा सा बक्सा निकाला। देखो, उसने कहा, ये छोटा सा बक्सा सदियों से यहाँ पड़ा है, उस आदमी का इंतजार कर रहा है जो बर्फ के साम्राज्य में जीत हासिल कर सके। इसे ले लो और इसे संभाल कर रखो, क्योंकि किसी दिन ये तुम्हारे काम आ सकता है। यदि आप इसे खोलेंगे तो यह आपको जो कुछ भी चाहिए वह बताएगा और आपको आपकी जन्मभूमि की खबर देगा। पेतरू ने उसके उपहार के लिए कृतज्ञतापूर्वक उसे धन्यवाद दिया, अपने घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। जब वह झोपड़ी से कुछ दूर था, तो उसने संदूक खोला। आपकी आज्ञा क्या है? अंदर से आवाज आई। मुझे मेरे पिता की खबर दो, उसने घबराते हुए जवाब दिया। वह अपने सरदारों के साथ बैठक में बैठा है, ताबूत ने उत्तर दिया। क्या वह ठीक है? खासकर नहीं, क्योंकि वह बहुत गुस्से में है। उसे किस बात पर गुस्सा आया? तुम्हारे भाई कोस्टन और फ्लोरिया, ताबूत ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि वे उस पर और राज्य पर भी शासन करने की कोशिश कर रहे हैं, और बूढ़ा आदमी कहता है कि वे ऐसा करने के योग्य नहीं हैं। आगे बढ़ो, अच्छे घोड़े, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए समय नहीं है। पेतरू चिल्लाया, फिर उसने बक्सा बंद कर दिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। वे भूतों, बवंडरों और पिशाचों की तरह तेजी से भागे, जो आधी रात को शिकार करते हैं, और वे कितनी देर तक दौड़े कोई नहीं बता सकता, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। रुको, मुझे तुम्हें कुछ सलाह देनी है, घोड़े ने आखिरकार कहा। यह क्या है? पेतरू ने पूछा। तुम जानते हो कि ठंड क्या होती है, तुम्हें ऐसी गर्मी भी सहनी पड़ेगी, जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब भी उतने ही बहादुर बनो जितने पहले थे। कोई भी तुम्हें ठंडक पहुंचाने के लिए उकसाए नहीं, वरना तुम पर बुरा असर पड़ेगा। आगे बढ़ो, पेतरू ने उत्तर दिया। तुम चिंता मत करो, अगर मैं बिना जमे बच गया हूँ, तो मेरे पिघलने की कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं? यह ऐसी गर्मी है जो आपकी हड्डियों की मज्जा को पिघला देगी, ऐसी गर्मी जो केवल थंडर की देवी के राज्य में ही महसूस की जा सकती है। 3 और वहाँ बहुत गर्मी थी। घोड़े के जूतों का लोहा पिघलने लगा था, लेकिन पेतरू ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था, लेकिन उसने उसे अपने दस्ताने से पोंछा। उसे पहले कभी नहीं पता था कि कितनी गर्मी हो सकती है, और रास्ते में, सड़क से एक पत्थर की दूरी पर, छायादार पेड़ों और बुदबुदाती धाराओं से भरी सबसे स्वादिष्ट घाटियां थीं। जब पेतरू ने उन्हें देखा तो उसका दिल जलने लगा और उसका मुंह सूख गया। और फूलों के बीच में सुंदर युवतियां खड़ी थीं जो उसे धीमी आवाज में बुला रही थीं, जब तक कि उसे उनके जादू के कारण अपनी आंखें बंद नहीं करनी पड़ीं। उन्होंने कहा, आओ, मेरे नायक, आओ और आराम करो, गर्मी तुम्हें मार डालेगी। पेतरू ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह बोलने की शक्ति खो चुका था। वो कितनी देर तक इस भयानक स्थिति में घूमता रहा, कोई नहीं बता सकता। अचानक गर्मी कम होने लगी और दूर उसे एक पहाड़ी पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। ये वज्र की देवी का निवास था, और जब उसने उसके दरवाजे पर लगाम खींची तो देवी स्वयं उससे मिलने के लिए बाहर आ गईं। उसने उसका स्वागत किया और उसे अंदर बुलाया और उसे अपने सारे कारनामे बताने को कहा। इसलिए पेतरू ने उसे वह सब बताया जो उसके साथ हुआ था, और वह वहाँ क्यों था, और फिर उससे विदा ली, क्योंकि उसके पास खोने के लिए समय नहीं था। क्योंकि, उसने कहा, कौन जानता है कि भोर की परी अभी कितनी दूर हो सकती है। एक क्षण रुको, क्योंकि मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। तुम शुक्र के राज्य में प्रवेश करने वाले हो, जाओ और उससे कहो, मेरी तरफ से एक संदेश, कि मुझे आशा है कि वह तुम्हें विलंब करने के लिए नहीं लुभाएगी। लौटते समय, फिर, मेरे पास आना, और मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे काम आ सकता है। इसलिए पेतरू अपने घोड़े पर सवार हुआ और मुश्किल से 3 कदम ही चला था कि उसने खुद को एक नए देश में पाया। यहाँ न तो गर्मी थी और न ही ठंड, लेकिन हवा वसंत की तरह गर्म और नर्म थी, हालांकि रास्ता रेत और कांटों से ढके हुए एक दलदली इलाके से होकर गुजरता था। वह क्या हो सकता है? पेतरू ने पूछा, जब उसने बहुत दूर, हीथ के बिल्कुल अंत में, एक घर जैसी कोई चीज देखी। घोड़े ने उत्तर दिया, वह देवी वीनस का घर है,
और अगर हम जोर से दौड़े तो हम अंधेरा होने से पहले वहां पहुंच सकते हैं। और वह तीर की तरह भागा ताकि शाम ढलते ही वे खुद को घर के करीब पा सकें। ये दृश्य देखकर पेतरू का दिल उछल पड़ा, क्योंकि पूरे रास्ते में उसके पीछे छायादार आकृतियों की भीड़ थी जो उसके चारों ओर दाएं से बाएं और पीछे से आगे की ओर नाच रही थी। और पेतरू, हालांकि एक बहादुर आदमी था, उसे कभी कभी डर का एहसास होता था। वे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, घोड़े ने कहा। वे तो बस बवंडर की बेटियां हैं जो चांद के राक्षस की प्रतीक्षा करते हुए अपना मनोरंजन कर रही हैं। फिर वह घर के सामने रुका और पेतरू कूदकर दरवाजे की ओर चला गया। इतनी जल्दी मत करो, घोड़ा चिल्लाया। पहले मुझे तुम्हें कई बातें बतानी हैं। तुम देवी वीनस के घर में इस तरह से प्रवेश नहीं कर सकते। वो हमेशा बवंडर द्वारा देखी और संरक्षित रहती है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तांबे की माला ले लो और इसे लेकर उस छोटी पहाड़ी पर जाओ। जब तुम वहां पहुंचो तो अपने आप से कहो, क्या कभी ऐसी प्यारी युवतियां थीं? ऐसी परियां, ऐसी परी आत्माएं। फिर माला को हवा में ऊंचा उठाओ और चिल्लाओ, ओह! अगर मुझे पता होता कि कोई मुझसे यह माला स्वीकार करेगा या नहीं। अगर मुझे पता होता, अगर मुझे पता होता। और माला को अपने से फेंक दो। और मुझे ये सब क्यों करना चाहिए? पेतरू ने कहा। घोड़े ने जवाब दिया, कोई सवाल मत पूछो, लेकिन जाओ और यह काम करो। और पेतरू ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने तांबे की माला को फेंका, बवंडर ने उस पर हमला कर दिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर पेतरू एक बार फिर घोड़े की ओर मुड़ा। रुको, घोड़ा फिर चिल्लाया, मुझे तुमसे और भी बातें कहनी हैं। चांदी की माला ले लो और देवी वीनस की खिड़कियों पर दस्तक दो। जब वह पूछे, कौन है? तो जवाब दो कि तुम पैदल आए हो और घास के मैदान में रास्ता भूल गए हो। फिर वह तुम्हें वापस जाने को कहेगी, लेकिन ध्यान रखना कि तुम उस जगह से हिलो मत। इसके बजाय तुम उससे कहना सुनिश्चित करो, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि बचपन से ही मैंने देवी वीनस की सुंदरता की कहानियाँ सुनी हैं, और यह व्यर्थ नहीं था कि मेरे पास चमड़े से बने जूते थे जिनके तले स्टील के थे, और मैंने 9 साल और 9 महीने तक यात्रा की और युद्ध में चांदी की माला जीती, जिसे मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे देने की अनुमति दोगे। और जहाँ मैं अब हूँ, वहाँ पहुँचने के लिए मैंने सब कुछ किया और कष्ट सहा। यही तुम्हें कहना चाहिए। उसके बाद जो होगा वह तुम्हारा मामला है। पेतरू ने और कुछ नहीं पूछा, बल्कि घर की ओर चला गया। इस समय तक चारों ओर घना अंधेरा छा चुका था, और केवल खिड़कियों से होकर आने वाली प्रकाश की किरण ही उसे रास्ता दिखा रही थी। और उसके कदमों की आवाज सुनकर 2 कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। इनमें से कौन सा कुत्ता भौंक रहा है? क्या वह जीवन से थक गया है? देवी वीनस ने पूछा। हे देवी, पेतरू ने डरते डरते उत्तर दिया, मैं ही हूँ। मैं हीथ पर अपना रास्ता भूल गया हूँ, और मुझे नहीं पता कि आज रात मुझे कहाँ सोना है। तुमने अपना घोड़ा कहाँ छोड़ा? देवी ने तीखी आवाज में पूछा। पेतरू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे झूठ बोलना चाहिए या सच। चले जाओ बेटा, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, उसने खिड़की से पीछे हटते हुए कहा। तब पेतरू ने जल्दी से वही दोहराया जो घोड़े ने उसे कहने को कहा था, और जैसे ही उसने ऐसा कहा देवी ने खिड़की खोल दी और कोमल स्वर में उससे पूछा, बेटा, मुझे यह माला दिखाओ। और पेतरू ने उसे उसकी ओर बढ़ाया। देवी बोली, घर में आओ, कुत्तों से मत डरो, वे हमेशा मेरी इच्छा जानते हैं। और उन्होंने वैसा ही किया, क्योंकि जब युवक वहां से गुजरा तो उन्होंने अपनी पूंछ हिलाकर उसका अभिवादन किया। शुभ संध्या, पेतरू ने घर में प्रवेश करते हुए कहा, और आग के पास बैठकर आराम से देवी की बातें सुनने लगा, जो कि ज्यादातर पुरुषों की दुष्टता के बारे में थी, जिनसे वह स्पष्ट रूप से बहुत नाराज थी। लेकिन पेतरू उसकी हर बात से सहमत था, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि वह केवल विनम्र है। लेकिन क्या कोई कभी इतना बुरा हुआ है जितना वह थी? मुझे नहीं पता कि पेतरू ने उसे अपनी आंखों से क्यों निगल लिया, सिवाय इसके कि वह उसके चेहरे पर झुर्रियां गिनना चाहता था। लेकिन अगर ऐसा होता तो उसे 7 जिंदगियां जीनी पड़ती, और हर जिंदगियां एक साधारण जिंदगियों की तुलना में 7 गुना लंबी होती, इससे पहले कि वो उनकी गिनती कर पाता।
लेकिन जब वीनस ने पेत्रु की आंखें अपने ऊपर टिकी देखी तो वह दिल से खुश हो गई। कुछ भी वैसा नहीं था, और जब मैं पैदा हुई थी तब कोई दुनिया नहीं थी, उसने कहा। जब मैं बड़ी हुई और दुनिया अस्तित्व में आई तो सभी ने सोचा कि मैं अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, हालांकि कई लोग इसके लिए मुझसे नफरत करते थे। लेकिन हर 100 साल में मेरे चेहरे पर एक झुर्री आ जाती थी। और अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। फिर उसने पेत्रु को बताया कि वो एक सम्राट की बेटी है और उनका सबसे करीबी पड़ोसी भोर की परी है, जिसके साथ उसका हिंसक झगड़ा हुआ था, और इस पर वो उसे जोरदार गालियां देने लगी। पेत्रु को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह ज्यादातर समय चुपचाप सुनता रहा, लेकिन कभी कभी वह सिर्फ शिष्टाचार के लिए कह देता, हाँ हाँ, तुम्हारे साथ जरूर बुरा व्यवहार हुआ होगा, इससे ज्यादा वह क्या कर सकता था। मैं तुम्हें एक काम दूंगी, क्योंकि तुम बहादुर हो और तुम उसे पूरा करोगे, वीनस ने कहा, जब वह बहुत देर तक बोल चुकी थी और दोनों को नींद आने लगी थी। परी के घर के पास एक कुआं है और जो कोई भी इससे पानी पिएगा वह फिर से गुलाब की तरह खिल उठेगा। मुझे इसका एक गिलास लाकर दो और मैं अपनी कृतज्ञता साबित करने के लिए कुछ भी करूंगी। यह आसान नहीं है, यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। राज्य हर तरफ जंगली जानवरों और भयानक ड्रैगन द्वारा संरक्षित है, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में और बताऊंगी, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। फिर वह उठी और लोहे से बंधी एक पेटी का ढक्कन उठाया और उसमें से एक बहुत छोटी बांसुरी निकाली। क्या तुम इसे देख रहे हो? उसने पूछा। जब मैं छोटी थी तो एक बूढ़े आदमी ने इसे मुझे दिया था। जो कोई भी इस बांसुरी को सुनता है वो सो जाता है और कोई भी उसे जगा नहीं सकता। इसे ले लो और जब तक तुम भोर की परी के राज्य में रहो तब तक इसे बजाते रहो और तुम सुरक्षित रहोगे। इस पर पेत्रु ने उसे बताया कि उसे भोर की परी के कुएं पर एक और काम पूरा करना है, और वीनस जब उसकी कहानी सुनी तो और भी अधिक प्रसन्न हुई। इसलिए पेत्रु ने उसे शुभ रात्रि कहा, बांसुरी को उसके केस में रखा और सबसे निचले कमरे में सोने के लिए लेट गया। भोर होने से पहले वह फिर से जाग गया और उसका पहला काम अपने घोड़ों को जितना हो सके उतना अनाज देना था और फिर उन्हें पानी पिलाने के लिए कुएं तक ले जाना था। फिर उसने अपने कपड़े पहने और चलने के लिए तैयार हो गया। रुको, वीनस ने अपनी खिड़की से चिल्लाते हुए कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी भी एक सलाह है। अपने घोड़ों में से एक को यहीं छोड़ दो और केवल 3 को ले लो। जब तक तुम परी के राज्य में न पहुंच जाओ तब तक धीरे धीरे सवारी करो, फिर उतरो और पैदल जाओ। जब तुम वापस आओ तो देखो कि तुम्हारे तीनों घोड़े सड़क पर ही रहें, जबकि तुम पैदल चलो। लेकिन सबसे बढ़कर सावधान रहो कि कभी भी भोर की परी की तरफ मत देखो, क्योंकि उसकी आंखें तुम्हें मोहित कर देंगी और ऐसी नज़रें जो तुम्हें मूर्ख बना देंगी। वह बहुत ही भयानक है, जितना आप सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज्यादा भयानक। उल्लू जैसी आंखें, लोमड़ी जैसा चेहरा और बिल्ली के पंजे। क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम सुन रहे हो? सुनिश्चित करो कि तुम कभी उसकी तरफ न देखो। पेत्रु ने उसे धन्यवाद दिया और अंततः उतरने में कामयाब हो गया। बहुत दूर, जहां आकाश धरती को छूता है, जहां तारे फूलों को चूमते हैं, एक नर्म लाल प्रकाश दिखाई दे रहा था, जैसा कि कभी कभी वसंत में आकाश में होता है, केवल अधिक सुंदर, अधिक अद्भुत। वह रोशनी भोर की परी के महल के पीछे थी और पेत्रु को उस तक पहुंचने में फूलों के घास के मैदानों से होते हुए 2 दिन और रात लग गए। और इसके अलावा वहां न तो गर्मी थी, न ही ठंड, न ही उजाला और न ही अंधेरा। लेकिन उन सभी में से कुछ था और पेत्रु को रास्ता एक कदम भी लंबा नहीं लगा। कुछ देर बाद पेत्रु ने आसमान के लाल भाग से कुछ सफ़ेद चीज को ऊपर उठते देखा, और जब वह पास गया तो उसने देखा कि यह एक महल था और इतना शानदार कि उसे देखते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसे नहीं पता था कि दुनिया में इतना सुंदर महल भी है, लेकिन समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने आप को हिलाया, घोड़े से नीचे कूद गया और उसे उससे भीगी घास पर छोड़कर चलते हुए बांसुरी बजाने लगा। वह मुश्किल से कुछ कदम ही चला था कि उसकी नज़र एक विशालकाय व्यक्ति पर पड़ी जो संगीत की धुन में सो गया था। ये महल का एक रक्षक था। जब वह पीठ के बल लेटा था
तो वह इतना बड़ा लग रहा था कि पेत्रु की जल्दबाजी के बावजूद वह उसे नापने के लिए रुक गया। पेत्रु जितना आगे बढ़ता गया उसे उतने ही अजीब और भयानक दृश्य दिखाई देने लगे। शेर, बाघ, 7 सिर वाले ड्रैगन, सभी धूप में गहरी नींद में लेटे हुए थे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ड्रैगन कैसे थे, क्योंकि आजकल हर कोई जानता है और ड्रैगन मजाक की चीज नहीं है। पेत्रु हवा की तरह उनके बीच से भागा। क्या ये जल्दबाजी थी या डर जिसने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? आखिर में वह एक नदी के पास पहुंचा, लेकिन किसी को एक पल के लिए भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह नदी दूसरी नदियों की तरह है। पानी की जगह दूध बह रहा था और तल में रेत और कंकड़ की जगह कीमती पत्थर और मोती थे। और यह न तो तेज बह रही थी और न ही धीमी, बल्कि तेज और धीमी दोनों एक साथ बह रही थी। और नदी महल के चारों ओर बह रही थी और इसके किनारों पर लोहे के दांत और पंजे वाले शेर सोते थे और उसके आगे ऐसे बगीचे थे जैसे केवल भोर की परी के पास ही हो सकते हैं, और फूलों पर एक परी सो रही थी। ये सब पेत्रु को दूसरी तरफ से दिखाई दे रहा था, लेकिन वह कैसे पार जाए? निश्चित रूप से वहां एक पुल था, लेकिन भले ही उस पर सोते हुए शेरों का पहरा न हो, ये स्पष्ट रूप से मनुष्य के चलने के लिए नहीं था। कौन बता सकता था कि यह किस चीज से बना था? ये नर्म छोटे ऊनी बादलों जैसा दिखता था, इसलिए वह ये सोचता रहा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उसे तो पार जाना ही था। थोड़ी देर बाद उसने जोखिम उठाने का निश्चय किया और सोए हुए दानव के पास वापस लौटा। उठो मेरे बहादुर आदमी, उसने चिल्लाते हुए उसे हिलाया। विशाल जाग गया और उसने पेत्रु को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, ठीक वैसे ही जैसे हमें मक्खी को पकड़ना चाहिए। लेकिन पेत्रु ने अपनी बांसुरी बजाई और विशाल फिर से पीछे गिर गया। पेत्रु ने 3 बार ऐसा करने की कोशिश की, और जब उसे यकीन हो गया कि विशाल वास्तव में उसकी शक्ति में है, तो उसने एक रुमाल निकाला, विशाल की 2 छोटी उंगलियों को आपस में बांधा, अपनी तलवार निकाली और चौथी बार चिल्लाया, उठो मेरे बहादुर आदमी। जब दैत्य ने देखा कि उसके साथ यह चाल चली गई है तो उसने पेत्रु से कहा, क्या तुम इसे निष्पक्ष लड़ाई कहते हो? अगर तुम सच में हीरो हो तो नियमों के अनुसार लड़ो। मैं जल्दी जल्दी ऐसा करूंगा, लेकिन पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम कसम खाओगे कि अगर मैं तुम्हारे साथ सम्मानपूर्वक लड़ूंगा तो तुम मुझे नदी पार ले जाओगे? और दैत्य ने कसम खाई। जब उसके हाथ मुक्त हुए तो दैत्य ने खुद को पेत्रु पर फेंक दिया, उसे अपने वजन से कुचलने की उम्मीद में। लेकिन उसे अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। ये कल या परसों की बात नहीं थी जब पेत्रु ने अपनी पहली लड़ाई लड़ी थी, और उसने खुद को बहादुरी से संभाला। 3 दिन और 3 रात तक युद्ध चलता रहा, कभी एक का पलड़ा भारी होता तो कभी दूसरे का। अंततः वे दोनों ही जमीन पर गिरकर संघर्ष करने लगे, लेकिन पेत्रु शीर्ष पर था और उसकी तलवार की नोक दैत्य के गले पर थी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, वह चिल्लाया। मैं मानता हूँ कि मैं हार गया हूँ। क्या आप मुझे नदी के उस पार ले चलेंगे? पेत्रु ने पूछा। मैं करूँगा, विशाल ने हौंफते हुए कहा। यदि तुम अपना वचन तोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? मुझे मार डालो, जैसे चाहो, पर अभी मुझे जीने दो। बहुत अच्छा, पेत्रु ने कहा, और उसने दानव के बाएं हाथ को अपने दाहिने पैर से बांध दिया, एक रुमाल उसके मुंह के चारों ओर बांध दिया ताकि वह चिल्ला न सके, और दूसरा उसकी आंखों के चारों ओर बांध दिया और उसे नदी की ओर ले गया। जब वे किनारे पर पहुंचे तो उसने अपना एक पैर दूसरी ओर बढ़ाया और पेत्रु को अपनी हथेली में पकड़कर उसे दूर किनारे पर बैठा दिया। ये ठीक है, पेत्रु ने कहा। फिर उसने अपनी बांसुरी पर कुछ सुर बजाए और विशाल फिर से सो गया। यहाँ तक कि परियां जो थोड़ी नीचे नहा रही थीं, उन्होंने भी संगीत सुना और किनारे पर फूलों के बीच सो गईं। पेत्रु ने उन्हें गुजरते हुए देखा और सोचा, अगर वे इतने सुंदर हैं, तो भोर की परी इतनी बदसूरत क्यों होगी? लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की और आगे बढ़ गया। और अब वह अद्भुत बगीचों में था, जो दूर से देखने पर और भी ज्यादा अद्भुत लग रहे थे। लेकिन पेत्रु को न तो मुरझाए हुए फूल दिखाई दे रहे थे, न ही कोई पक्षी, क्योंकि वह महल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। वहां कोई भी उसका रास्ता रोकने वाला नहीं था,
क्योंकि सभी सो रहे थे। यहाँ तक कि पत्तियां भी हिलना बंद हो गई थीं। वह प्रांगण से होते हुए महल में प्रवेश कर गया। उसने वहां जो कुछ देखा उसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भोर की परी का महल कोई साधारण जगह नहीं है। सोना और कीमती पत्थर हमारे यहाँ लकड़ी की तरह ही आम थे, और अस्तबर जहाँ सूरज के घोड़े रखे जाते थे, दुनिया के सबसे महान सम्राट के महल से भी ज्यादा शानदार थे। पेत्रु सीढ़ियों से ऊपर गया और रेशमी कपड़ों से सजे 40-60 कमरों से तेजी से गुजरा, और सभी खाली थे। 49वें में उसे भोर की परी मिली। इस कमरे के बीच में, जो एक चच जितना बड़ा था, पेत्रु ने वो प्रसिद्ध कुआं देखा जिसे ढूंढने के लिए वह इतनी दूर आया था। ये कुआं दूसरे कुओं की तरह ही था, और यह अजीब लग रहा था कि भोर की परी के पास ये कुआं उसके अपने कमरे में था। फिर भी कोई भी बता सकता था कि यह सैकड़ों सालों से वहां था। और कुएं के पास भोर की परी खुद सोती थी। और जैसे ही पेत्रु ने उसकी ओर देखा, जादुई बांसुरी उसके पास गिर पड़ी, और उसने अपनी सांस रोक ली। कुएं के पास एक मेज थी, जिस पर हिरनियों के दूध से बनी रोटी और शराब की एक बोतल रखी हुई थी। ये ताकत की रोटी और जवानी की शराब थी, और पेत्रु को उन दोनों की चाहत थी। उसने एक बार रोटी को देखा, एक बार शराब को, और फिर भोर की परी को, जो अभी भी अपने रेशमी तकियों पर सो रही थी। जैसे ही उसने देखा, उसके होश उड़ गए। परी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और पेत्रु को देखा, जिसका सिर और भी ज्यादा घूम गया था, लेकिन वह बस अपनी बांसुरी को याद करने में कामयाब रहा, और उसके कुछ सुरों ने परी को फिर से सोने के लिए विवश कर दिया, और उसने उसे 3 बार चूमा। फिर वह झुका और अपनी सुनहरी माला उसके माथे पर रखी, रोटी का एक टुकड़ा खाया और जवानी की शराब का एक प्याला पिया, और ऐसा उसने 3 बार किया। फिर उसने कुएं से पानी की कुप्पी भरी और तेजी से गायब हो गया। जब वह बगीचे से गुजरा तो उसे लगा कि यह पहले से काफी अलग है। फूल ज्यादा सुंदर थे, नदियां तेज बह रही थीं, सूरज की किरणें ज्यादा चमक रही थीं और परियां ज्यादा खुश लग रही थीं। और यह सब पेत्रु द्वारा भोर की परी को दिए गए 3 चुंबनों के कारण हुआ था। वह सुरक्षित रूप से सब कुछ पार कर गया, और जल्द ही फिर से अपनी काठी पर बैठ गया। हवा से भी तेज, विचार से भी तेज, लालसा से भी तेज, घृणा से भी तेज पेत्रु सवार था। आखिरकार वह घोड़े से उतर गया, और अपने घोड़ों को सड़क के किनारे छोड़कर पैदल ही वीनस के घर चला गया। देवी वीनस को पता था कि वह आ रहा है, और वह अपने साथ सफेद रोटी और लाल शराब लेकर उससे मिलने गईं। आपका स्वागत है, मेरे राजकुमार, उसने कहा। शुभ दिन, और बहुत बहुत धन्यवाद, युवक ने जादुई पानी से भरी कुप्पी आगे बढ़ाते हुए उत्तर दिया। उसने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया, और थोड़ी देर आराम करने के बाद पेत्रु चल पड़ा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए समय नहीं था। जैसा कि उसने वादा किया था, वह कुछ मिनट तक बिजली की देवी के पास रुका और उनसे शीघ्रता से विदा लेने लगा। तभी देवी ने उसे वापस बुलाया। रुको, मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ, उसने कहा। अपनी जान का ख्याल रखना, किसी से दोस्ती मत करना, तेज गाड़ी मत चलाना, या पानी को अपने हाथ से मत जाने देना, किसी पर विश्वास मत करना, और चापलूसी करने वालों से दूर भागना। जाओ, और सावधान रहो, क्योंकि रास्ता लंबा है, दुनिया बुरी है, और तुम्हारे पास बहुत कीमती चीज है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें ये कपड़ा दूंगी। ये देखने में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये जादुई है, और जो कोई भी इसे ले जाएगा उसे कभी बिजली नहीं लगेगी, भाले से छेदा नहीं जाएगा, या तलवार से नहीं मारा जाएगा, और तीर उसके शरीर को छूकर निकल जाएंगे। पेत्रु ने उसे धन्यवाद दिया और घोड़े पर सवार होकर चला गया, और अपना खजाना बक्सा निकालकर पूछा कि घर में सब कुछ कैसा चल रहा है। उसने कहा, ठीक नहीं चल रहा है। सम्राट अब पूरी तरह से अंधा हो चुका था, और फ्लोरिया और कोस्टन ने उससे राज्य का शासन उनके हाथों में सौंपने की विनती की थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ये कहते हुए कि जब तक वह भोर की परी के कुएं से अपनी आंखें नहीं धो लेता, तब तक वह शासन छोड़ने का इरादा नहीं रखता। फिर भाई बूढ़े बिरशा से सलाह लेने गए, जिसने उन्हें बताया कि पेत्रु पहले से ही पानी लेकर घर आ रहा है। वे उससे मिलने के लिए निकले थे, और उससे जादुई पानी लेने की कोशिश करेंगे,
और फिर सम्राट के शासन को अपने इनाम के रूप में मांगेंगे। तुम झूठ बोल रहे हो। पेट्रू ने गुस्से से चिल्लाते हुए बक्सा जमीन पर फेंक दिया, जिससे वो 1000 टुकड़ों में टूट गया। कुछ ही समय में उसे अपनी जन्मभूमि की झलकें दिखाई देने लगी और वह पुल के पास लगाम खींचकर उसे बेहतर तरीके से देखने लगा। वह अभी भी देख रहा था, तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा हो। तुम, पेट्रू, उसने कहा। आगे, आगे, घोड़ा चिल्लाया। अगर तुम रुक गए तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। नहीं, चलो रुकते हैं और देखते हैं कि वो कौन है और क्या है। पेट्रू ने उत्तर दिया, अपने घोड़े को घुमाते हुए और अपने दोनों भाइयों के सामने आते हुए। वह थंडर की देवी द्वारा दी गई चेतावनी को भूल गया था, और जब कोस्टन और फ्लोरिया नर्म और चापलूसी भरे शब्दों के साथ उसके पास आए, तो वह सीधे अपने घोड़े से कूद गया और उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ा। उसके पास पूछने के लिए हजारों सवाल थे और बताने के लिए हजारों बातें थीं, लेकिन उसका भूरा घोड़ा उदास होकर अपना सिर झुकाए खड़ा था। पेट्रू, मेरे प्यारे भाई, आखिरकार फ्लोरिया ने कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम तुम्हारे लिए पानी ले जाएं? कोई भी सड़क पर तुमसे पानी छीनने की कोशिश कर सकता है और किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। तो ऐसा ही होगा, कोस्टन ने कहा। फ्लोरिया अच्छी तरह बोलती है। लेकिन पेट्रू ने अपना सिर हिलाया और उन्हें बताया कि थंडर की देवी ने क्या कहा था और उस कपड़े के बारे में जो उसने उसे दिया था। और दोनों भाई समझ गए कि उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका था। जहां वे खड़े थे, वहां से कुछ ही दूरी पर एक तेज बहती नदी बह रही थी, जिसमें साफ गहरे तालाब थे। क्या तुम्हें प्यास नहीं लगती, कोस्टन? फ्लोरिया ने उसकी ओर आंख मारते हुए पूछा। हाँ, कोस्टन ने उत्तर दिया, जो सीधे समझ गया कि क्या चाहिए। आओ पेट्रू, अब हमें पीने का मौका मिला है और फिर हम अपने घर के लिए निकलेंगे। यह अच्छी बात है कि हम तुम्हारे साथ हैं, ताकि हम तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी से बचा सकें। घोड़े ने हिनहिनाया और पेट्रू को इसका मतलब पता चल गया, इसलिए वह अपने भाइयों के साथ नहीं गया। नहीं, वो अपने पिता के पास घर गया और उसकी अंधता दूर कर दी, और उसके भाई फिर कभी वापस नहीं आए।